मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये एनसीईआरटी का 13 चैप्टर है। तो इसके पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, फिर अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स अब पढ़ने जा रहे हैं। इन सब में आपकी जो बेसिक फंडा कंसेप्ट है वो चार्ज से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज की देखूं कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इसकी तीन नेचर हो सकती है, ठीक है। जब चार्ज आपका स्टैटिक हो, स्टैटिक मीन्स चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। सो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर हमारा आता है मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज मीन्स चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए, चार्ज जब रेस्ट पे था तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, और चार्ज जब मोशन में आया, और मोशन में कब, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस केस में वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सो वी कैन से मूविंग चार्जेस मीन्स व्हाट? करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज इज मूविंग, सो वी कैन से मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट produces magnetic field, right? अब एक टर्म आती है आपकी, चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो हम कह सकते हैं मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। फिर एक टर्म आता है एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज मीन्स चार्ज कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रही है, इसमें एक्सेलरेशन है। यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो है। तो व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड देन इट कैन जनरेट एक्सेलरेटेड चार्ज generates electromagnetic wave and electromagnetic field। ठीक है, क्लियर है। तो चार्ज की यही तीन नेचर्स है अगर उसकी पोजीशंस को देखी जाए। इसके बारे में, स्टैटिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में। मूविंग चार्ज के बारे में भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। तो मूविंग चार्जेस में, इलेक्ट्रिसिटी में हमने सिर्फ करंट के बारे में पढ़ा कि करंट की क्या आइडिया है और उसकी क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज तो आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना। ये आपको मैंने बता दिया कि एक्सेलरेटेड चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसके बारे में आपको 10th में नहीं पढ़नी, ये 12th की चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि आपकी जो सिलेबस है क्लास 10th में, उसके हिसाब से आपकी ये मूविंग चार्ज ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मूविंग चार्ज की क्या इफेक्ट हो गई, है ना। तो सबसे पहले हम इन्हें ये देखा कि मूविंग चार्ज इज इटसेल्फ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट है ही। तो अब हम ये कहें कि मूविंग चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट हो, इसके इफेक्ट की बात की जाएगी, है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि इफेक्ट क्या है आपका। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हम एक सिंपल सा वर्ड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे,
इलेक्ट्रिसिटी, है ना। व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड इट इज एक्चुअली अ मूविंग चार्ज। तो चार्ज मूव करने के लिए एक कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस था कि फील्ड में किसी भी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर की डिफरेंस होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, मतलब इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अगर किसी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस आ गई और उस पॉइंट के बीच में आपने वायर कनेक्ट कर दिया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास होने लग जाता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का काम एक सिंपल डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं जिसका नाम है सेल और बैटरी। ये सारी आइडिया आपने देख लिया। फिर बैटरी और सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम यूज़ करेंगे। तो हमारी पर्पस होती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में आया, है ना, इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी हुई। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है जब हम उसका यूज़ करते, जैसे मान लीजिए हमने बल्ब जला लिया किसी रूम में, तो अगर 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की गई किसी सेल से तो उसका 1% ही आपको लाइट दे रहा है। आपको क्या लगता है कि बल्ब से हमें क्या मिला? लाइट मिली। लाइट मीन्स लाइट एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी सेल के अंदर। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का दो पार्ट हुआ, एक लाइट एनर्जी मिला, मुझे लाइट मिली, और उसका मैक्सिमम पार्ट जो है आपका हीट में कंज्यूम हो गया। जो बल्ब जल रहा था वो गर्म होता है, कोई भी अप्लायंस आप यूज़ करते हैं वो गर्म हो जाती है, हीटेड होती है। तो उसके बारे में हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इफ़ेक्ट की जब हम बात करें तो पहला इफ़ेक्ट यही था हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसके बारे में मैंने बता दिया। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसी इलेक्ट्रिक करंट की दूसरी इफेक्ट क्या है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, और इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा? सबसे पहली चीज़ ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। इन्होंने क्या बताया था, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट में ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का क्या, ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम था, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम, है ना, ये ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ही एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। फिर हम तीसरा पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर इज बेसिकली द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर में, मोटर का पर्पस अब क्या आता है, घर में क्या देखते हैं, जैसे पानी को पुल करने के लिए मोटर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक मोटर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। और फिर हमें एक इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो कोई भी फंक्शंस वगैरह होता है, कहीं पार्टी वगैरह होती है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम जनरेटर यूज़ करते हैं। इस जनरेटर का काम क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का ही इफेक्ट है ना। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर की जो मेन कंसेप्ट है, आप उसको ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड
प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग मैग्नेट्स। है ना। तो करंट की यही तीन इफेक्ट है। जो लास्ट टॉपिक है हमारा जनरेटर, इसमें एक्चुअली में क्या होता है, मैग्नेट को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या, उसमें मैग्नेट मूव नहीं करता, वो सिंपली आपका इलेक्ट्रिक करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो यही सारे कंसेप्ट हैं। अब आप इस चैप्टर को ध्यान से देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो कंक्लूजन आ रही है इस चैप्टर की, जो हमें एक्चुअली में पढ़ना है, जो बेसिक कंसेप्ट है आपका, कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, है ना। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ये एक चार्ज प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद मूविंग चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, वो मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया। ठीक है। लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये कंसेप्ट क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर किस कंसेप्ट पे है, कि मैग्नेट को हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आ जा रही है। तो मैग्नेट को मूव करने का मतलब क्या हो गया, कि मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसको चेंज करते रहें, कंटिन्यूसली चेंज करते रहें या ऑसिलेट करें, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ये हम पढ़ेंगे, जो जनरेटर में हमें देखना है। ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वायरिंग और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड generates इलेक्ट्रिक फील्ड। यही आपका कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। तो जनरेटर में यही होता है, आप मैग्नेट को मूव कराएंगे और उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है। तो अगर मैग्नेट को ऑसिलेट करा दें या उसको पोजीशन को चेंज करें या मैग्नेट को मूव कराएं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड generates मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे कंटिन्यूसली तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे कंटिन्यूसली तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, है ना। तो ये सारे आपके मूविंग चार्जेस के इफेक्ट हैं। मूविंग चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। यही इस कंसेप्ट का हमारा थीम है। और जो साइंटिस्ट थे हमारे हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, उन्होंने एक्सीडेंटली इस चीज़ को देखा था, है ना। उन्होंने एक्सीडेंटली इस थ्योरी को पहले देखा। उन्होंने क्या किया कि वो एक करंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके लैब में एक वायर रखी थी, है ना, और ठीक है, वायर थी, उसमें करंट पास हो रही थी, और उनके हाथ में कंपास नीडल था या मैग्नेटिक कंपास था। तो वो मैग्नेटिक कंपास लेके ऐसे कुछ सोच रहे थे, घूम रहे थे, तो अचानक देखा उन्होंने कि कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, उस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वहीं से वो सोचने लग गए कि क्या हुआ। जब वो रुक गए तो देखे कि मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही। फिर जब चलने लगे तो देखते हैं कि डिफ्लेक्शन हो रही है ना। तो जब जब वो रुकते थे तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होता था, और जब जब वो चलना शुरू करते थे उस वायर के पास तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होती थी।
तो मैग्नेटिक कंपास बेसिकली एक स्मॉल मैग्नेट ही होता है। मैग्नेट के बारे में आपने पढ़ा है कि उसमें एक नॉर्थ पोल होते हैं और एक साउथ पोल होता है, तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो फिर उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करने लग गया। उसके बाद इस तरह से की थ्योरी जनरेट हुई। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ही स्टार्ट करते हैं। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक वायर ले लिया। मान लीजिए ये वायर है आपका AB, ठीक है। इस वायर में करंट प्रोवाइड की गई। मान लीजिए करंट हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसके आसपास पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक हमारी सेल आ गई है ना, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है। वो इस वायर AB के पास यही पोटेंशियल डिफरेंस लगाएगा, और फिर हमने यहाँ पर एक की लगा दिया। ठीक है, की लगा दिया। अब हम ये देखते हैं कि जैसे इस स्विच को क्लोज की जाएगी तो इसमें करंट पास होने लगेगा। ठीक है, तो वायर में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव पास होने लगेगी इस तरह। ठीक है, अब आप की निकाल दो और यहाँ पर एक कंपास निडल रख दो। मान लीजिए कंपास निडल है ना, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, और इसको हम लोग मैग्नेटिक कंपास निडल भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इसको। तो ये एक स्मॉल डिवाइस होती है जो बार मैग्नेट होती है। एक्चुअली में ये बार मैग्नेट ही है, निडल आपका बार मैग्नेट की तरह है। तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप उसको फ्रीली हैंग करेंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हैंग करेगा। तो जब इसमें कोई करंट पास नहीं कर रही है ना, जब इसमें कोई करंट पास नहीं कर रही है तो कंपास निडल जो है वो नॉर्थ और साउथ पोजीशन की तरफ अलाइन रहेगा। मतलब इसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ को फेस करता रहेगा और साउथ पोल साउथ को फेस करता रहेगा। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट है छोटा सा, जिसको हम कंपास निडल कहते हैं। करंट नहीं है तो वो अपने नॉर्थ एंड साउथ की पोजीशन में है। जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो करंट पास होने लगेगा। अब ऑरेस्टेड ने क्या देखा कि जैसे ही करंट पास होगी तो ये निडल जो है डिफ्लेक्ट होती है इस तरफ, है ना, जैसे हमारी हाथ है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो इस निडल में यूं डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो डिफ्लेक्शन इन निडल प्रूव दैट करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना। करंट कैरिंग, तो ये क्या था आपका, करंट कैरिंग कंडक्टर और मेटेलिक वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट है ऑरेस्टेड का। तो इन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड है और वो किस तरह से डिफ्लेक्ट होती है। फिर उन्होंने क्या देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। अगर मैं करंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो इनकी डिफ्लेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। डिफ्लेक्शन स्ट्रांग होने का मतलब हो गया कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है।
है ना. एज strength of electric current increases, as strength of electric current increases, the deflection in magnetic compass as the strength of electric current increases, the deflection in magnetic compass increases. मतलब कंपास की जो डिफ्लेक्शन होती है वो फास्ट हो जाती है ना, बिकम्स फास्ट. इसका मतलब हो गया कि अब डिफ्लेक्शन फास्ट हो गया मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक हो गया, विच shows the strength of magnetic field increases. ठीक है, बात समझ में आया. तो सबसे पहले ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने बताया क्या किया गया. तो जैसे ही करंट पास होती है, जैसे ये करंट है आपका, है ना, और ठीक इसके नीचे हमने मैग्नेटिक कंपास रखा है, कंपास निडल. तो करंट अगर इधर से ऐसे जा रही है तो ये कंपास इस तरफ, निडल पहले मान लो नॉर्थ साउथ में है तो ये यूँ डिफ्लेक्ट होता है ना, जैसे हमारी पाम घूम रही है. अब करंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो कंपास की डिफ्लेक्शन स्ट्रांग हो जाती है. डिफ्लेक्शन स्ट्रांग होने का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया या किसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है. ठीक है. फिर तीसरी बात क्या थी कि जैसे ही स्विच निकाल दिया, है ना, जैसे ही स्विच हम निकाल देते हैं तो डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है. डिफ्लेक्शन बंद हो गया, कंपास निडल अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, वो नॉर्थ साउथ को फिर से फेस करने लग जाएगी. तो इसका मतलब है कि की निकाला तो आपने, करंट की वैल्यू जीरो हुई, है ना. जैसे ही करंट जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होना बंद हो जाएगा. तो कहने हम ये कह सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. मोमेंटरीली जैसे ही आपने करंट बंद किया मैग्नेटिक फील्ड भी गायब हो जाएगी. क्लियर है. ठीक है. फिर किस की को प्रेस किया गया, फिर की को लगाया, लेकिन की लगाने से पहले अब क्या की गई दूसरी पार्ट में, इस बार क्या किया गया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया, है ना. मान लीजिए अब ये निगेटिव है ना, तो इसको जो है पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया यूं. मतलब हमने करंट की जो डायरेक्शन है वो बदल दी, है ना. जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो अब करंट जो है इस तरफ चलने लगेगी. अब पहले ए से बी जा रही थी, अब बी से ए आने लग गई. तो ओरेस्टेड ने देखा कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाने से कंपास निडल की डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाती है. तो जैसे कंपास निडल, जो वायर के नीचे कंपास निडल रखी है वो नॉर्थ टू साउथ है. जब करंट ए से बी जा रही थी तो उसकी डिफ्लेक्शन यू हो रही थी. अब जब बी से ए आ रही है तो इसकी डिफ्लेक्शन यू बदल जाएगी इस तरफ, ये डिफ्लेक्शन इधर होगा. ठीक है. तो इसका मतलब है कि एज वी रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एज वी reverses the direction of electric current, on the metallic wire AB, the direction of compass needle also gets reversed.
है ना। अब फिर यहाँ वही बात है, अब रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट ऑरेस्टेड ने क्या था, ऑरेस्टेड ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू क्या है वो उन्होंने नहीं बताया, है ना। उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन बताया कि, और एक इफेक्ट बताई, इलेक्ट्रिक करंट की इफेक्ट बताई कि एक इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो इनके ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट रखी गई ऑरेस्टेड। ठीक है, ऑरेस्टेड एक यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे यूनिट हैं। टेस्ला, टेस्ला आपका निकोला टेस्ला के नाम पे दिया गया, ऐसा ही यूनिट है। ऑरेस्टेड रखा गया, ये भी यूनिट है। वेबर पर मीटर स्क्वायर रखी गई, वो भी एक साइंटिस्ट का यूनिट था, वेबर। ठीक है, तो जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वो सारे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। मैग्नेटिक फील्ड की मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, वो बायोट ने बनाया था। बायोट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन दिया था जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो वो आपको 10th में नहीं पढ़ना, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल चाहिए कैलकुलस की, है ना। तो अगर आप लोगों को कैलकुलस आता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं 12th के बुक से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बायोट सेवरेट लॉ है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देता है। वो 12th में पढ़ना है, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन 10th में वह हमें अभी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट था कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो कंपास निडल है उसके बारे में मैंने बताया कि ये एक छोटा सा बार मैग्नेट ही है, और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ अलाइन होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को रिप्रेजेंट करता है। अब करंट आने से यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिससे कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होता है। इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस इज ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। और इसमें और भी क्या क्या चीज़ें थी आपको पता था कि करंट अगर मोमेंटरीली स्टॉप करेंगे तो मोमेंटरीली मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी। करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मतलब कंपास निडल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी स्लो होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से बताई गई, है ना। और ये बेस था हमारा ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जो फिजिक्स में आया, साइंस में डेमोन्स्ट्रेट किया गया। इसके बेसिस पे आगे चल के हमने पूरा रेडियो सिग्नल बना लिया, है ना। टेलीफोन आ गया, बहुत सारे जितने भी आज हमारे डिजिटल कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं या कम्युनिकेशन के लिए जितने भी हमारे डिजिटल मोड्स हैं, उन सब का बेसिस यही ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ही माना जाता है। इसके बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट करते चले गए। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे अभी बोला गया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। है ना, तो इसको हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका वायर है ना, ए और बी, और इसमें करंट जा रही है ए टू बी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हो रही है इसके अबाउट, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल, है ना। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
can be identified by using right hand rule, only right hand rule. है ना। मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज में 3 रूल काफ़ी फेमस है। एक है आपका पहला राइट हैंड रूल, दूसरा है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और तीसरा है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, है ना। तो एक राइट हैंड रूल आया, फिर आपका आएगा एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। ये आगे पढ़ेंगे, आपको 10th में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका एक आएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो एक राइट हैंड रूल है, दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, तीसरा आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। तीनों अलग अलग रूल है। तो जब मैं राइट हैंड रूल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल नहीं है। तो राइट हैंड रूल से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिलेगा। ठीक है, फिर आपका लेफ्ट हैंड रूल आता है। तो लेफ्ट हैंड रूल से हमें मैग्नेटिक फोर्स की आइडिया मिलती है। दिस लेफ्ट हैंड रूल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप देखो, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे करंट जब ए से बी जाएगा तो उसको आप राइट हैंड रूल यूज़ करके बता सकते हो। ठीक है, तो राइट हैंड रूल है क्या? राइट हैंड रूल में क्या होता है, ये राइट हैंड है ना, ये थंब हो गया और ये पाम हो गया। तो आप थंब को करंट की डायरेक्शन में से रख दो। करंट आपकी ए से बी जा रही है, तो ये थंब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। अब ये पाम, ये जो हमारा 4 फिंगर से ये कैसे मूव करेगा, ऐसे घूमेगा। जैसे ये वायर है और थंब हमने इधर रख दिया, तो ये कैसे घूम रहा है, ऐसे पूरा सर्कल, ऐसे सर्कल घूमेगी, है ना, यूँ। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर एक सर्कुलर लाइंस मिली मुझे, है ना। ये सर्कुलर लाइन बहुत सारी हो जाएगी, कंसेंट्रिक सर्कुलर लाइंस। तो ये जो सर्कुलर लाइंस है यही आपके मैग्नेटिक फील्ड है। और जब ये ऐसे घूम रही है तो ऐसे प्लेन ऐसे स्ट्राइक कर रही है, तो इस तरफ हम क्या बोलेंगे, इस प्लेन जो हमारा बोर्ड है ये एक प्लेन हो गया, है ना। इस प्लेन में ही आपने करंट को पास किया है। वायर ऐसे रखी हुई है, तो वायर इस तरह से रखी हुई, तो इसका प्लेन ये वाला सरफेस हो गया। तो जब करंट ऐसे पास करेंगे तो मैं पाम हमारा ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू द पेपर, है ना, इनटू द प्लेन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर जा रही है। इस जब हम क्रॉस साइन देते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, इनटू द पेपर और इनटू द प्लेन। और ये जनरली आपका क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। उसी तरह से जब हम बाहर आएंगे ऐसे इस तरह, ठीक है, तो यहाँ से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अंदर गई थी वो सर्किल बनाते हुए इस तरह से बाहर आएगी। जैसे प्लेन है, करंट है आपका, तो ऐसे जाने के बाद ये ऐसे प्लेन से बाहर आने लगेगी। ठीक है, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डॉट का मतलब हो गया आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ पेपर और आउट ऑफ प्लेन। और जनरली ये आपकी नॉर्थ पोल हो गई। बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इसकी डायरेक्शन हम ऐसे डबल एरो से शो कर सकते हैं। तो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट हम यही पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हम इसके बारे में डिटेल अभी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बस ये स्टार्ट हुई थी इंट्रोडक्शन में कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करती है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो उसी के बारे में मैं अभी कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने अभी क्या देखा कि अगर एक कोई वायर है इस तरह से,
और इस पे करंट नीचे से ऊपर जाएगी तो हम राइट हैंड से इसका मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं ऐसे यूँ, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे तो वो बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये सारे सर्कल हैं, है ना, तो सर्किल में आप टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे मान लीजिए इस वायर के सामने ये पॉइंट है, तो जब सर्किल आपकी ऐसे घूमेगी तो इस पॉइंट में टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा, यूँ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट, सर्किल पे टेंजेंट, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये पूरा का जो सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बहुत सारे पॉइंट होंगे। अब आपको जिस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जैसे सर्किल ऐसे पास हो रही है तो ये वाला पॉइंट लिया, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे जाएगा सर्किल के डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर मैं इसके सामने यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो सर्कल ऐसे घूम के आएगा, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो सीधा जाएगा इधर सामने। तो ये जो एरो बनेगा हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट ऐसे जा रही है, सर्किल ऐसे घुमा, ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इस तरफ आएगा हमारी तरफ अंदर, है ना। तो ये मान लीजिए प्लेन है ना, करंट भी हमारे प्लेन में है इस तरह से। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे घूम के ये इनटू द पेपर हो गया, यहाँ पर वो वही चीज़ दिख रही है। और ये पॉइंट पे क्या होगा, ऐसे घूम के ऐसे चली गई, मतलब बाहर चली गई, इस प्लेन से बाहर चली गई, ठीक है। तो इसी तरह से करंट अगर जा रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर बनेगी, बहुत सारी, छोटे सर्किल से लेके बड़े सर्किल तक बनेगा, है ना। इतना छोटा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, हर पॉइंट पे, इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हर पॉइंट पे ऐसा ऐसा डायग्राम बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ यूँ यूँ यूँ, है ना, इस तरह से जाएगा, इस तरह से रिपल्स बनते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, सब एक दूसरे के पैरेलल निकलता चला जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप आपने समझा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उससे हम उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। अब अगर इसी वायर में करंट का डायरेक्शन उल्टा करते हैं, है ना, तो क्या होगा, ऐसे करंट अब ऐसे जा रही, तो थंब हमारा नीचे चला गया। राइट हैंड रूल से मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालते हैं। तो करंट अगर ऐसे जा रही तो थंब हमारी ऐसी हो गई। अब पाम कैसे घूमेगा हमारा, इस तरफ तो घुमा नहीं सकती, घूमेगा तो ऐसे। तो अब जो सर्कल है हमारी वो यूँ जाएगी, ऐसे निकलेगी, ठीक है, ऐसे आएगी सर्कल, ठीक है। तो अब वही करंट है आपका, यूँ जा रहा है और ये प्लेन है, करंट की डायरेक्शन बदल दिया, ऐसे आ रही है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, ऐसे निकल के, तो ये किधर आ गया हमारा, इनटू द पेपर। तो इस तरफ हमें क्या मिल रहा है, इनटू द पेपर। और जब हम इधर जाएंगे तो किधर मिलेगा हमें, बाहर, आउट ऑफ पेपर। टेंजेंट निकालने बताया था। तो इस प्लेन में अगर देखिए, प्लेन अगर ऐसे है तो सर्किल ऐसे जा रही है, तो यहाँ से ये बाहर आ रही है ना, इस प्लेन में। जैसे मान लो मैं अपने आप को प्लेन बना लूँ और ये करंट है, तो करंट की डायरेक्शन नीचे आ गई, तो ये प्लेन ऐसे आएगा, है ना। तो इस तरफ किधर जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करो, सर्किल तो ऐसे घूम रही है, तो इस तरफ करेंगे तो ये इनटू द पेपर आएगा इस तरफ। और फिर इधर इस वाले पॉइंट में क्या होगा, ये सर्किल ऐसे घूम के आएगी, ऐसे बाहर जाएगी, तो इधर आउट ऑफ पेपर हो गया। तो कहने का मतलब इस तरफ आपका आउट ऑफ पेपर होगा, निकल रही है, और इस तरफ क्या होगा आपका, इनटू द पेपर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का पूरा डायरेक्शन ही बदल गया, है ना। पहले इस वायर का अगर वो लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, तो राइट पार्ट पे इनटू द पेपर है, और अब राइट पार्ट पे आउट ऑफ पेपर हो गया। क्यों, हमने करंट का डायरेक्शन ही बदल दिया, ठीक है। तो यही आपका थीम था राइट हैंड रूल का, जहाँ पे थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में सेट करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। करना क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। सर्किल जिस तरफ घूम रही है, सर्किल के घूमने के डायरेक्शन में उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा।
अब राइट हैंड रूल में एक और चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि आप थंब भी करंट लेंगे, मतलब ये होता है कि करंट के डायरेक्शन में हमने थंब को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, मान लो करंट आपकी सर्कुलर है, मान लीजिए करंट आपकी सर्कुलर है ना, थंब आपका करंट नहीं है, अब करंट ही सर्कुलर चल रही है, यूँ कोई रिंग है उस पर करंट हमने पास कर दिया और वो सर्कुलर चल रहा है। तो ऐसे केसेस में थंब हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब करंट सर्कुलर बनेगी तो थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये रिंग है, इसमें यूँ करंट जा रही है ना, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नीचे से ऊपर जाने लग जाएगी ऐसे। ये डबल एरो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। समझ में आ रहा है? मतलब करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज थी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर जाने लग गई, है ना, नीचे से ऊपर जाने लग गई। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तो दो पोल होंगे। अगर करंट आपकी ऐसे है, ये रिंग है, मान लो यहाँ पर एक रिंग है, इस रिंग में आपने करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, ठीक है, तो जिधर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है उस तरफ आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, और इस रिंग के नीचे आपका क्या हो जाएगा, साउथ पोल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जा रही है, ठीक है, बात समझ में? ये डायरेक्शन हो गया करंट का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, सॉरी, समझ में आ रहा है? तो जिस फेस पे आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी वहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और जिस फेस पे आपको क्लॉकवाइज दिखेगा करंट की डायरेक्शन, वो आपका साउथ पोल बन जाएगा। जैसे एक रिंग है ना, रिंग में करंट ऐसे पास कर रहा है, तो अब आप ऊपर से देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो ऊपर से देखने पे ऊपर नॉर्थ पोल बना, और नीचे से देखने पे क्या होगा, वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना, तो वो साउथ पोल हो जाएगा। तो जिधर एंटी क्लॉकवाइज करंट है उधर नॉर्थ पोल, और जिधर क्लॉकवाइज करंट है उधर साउथ पोल। ये रिलेटिव सेंस होता है डायरेक्शन का, है ना। जैसे अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा ये राइट हैंड है, कोई उधर खड़ा है तो उसका राइट हैंड उस तरफ होगा, है ना। अब मान लीजिए एक रिंग मैंने ऐसे सामने ऐसे रखा वर्टिकल शेप में, ठीक है, और मैं करंट ऐसे चला रहा हूँ, है ना, करंट ऐसे चल रही है, क्लियर है। तो मेरे लिए क्या है, ये क्लॉकवाइज, और उस तरफ जो खड़ा है उसके लिए क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो करंट जब ऐसे चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आ जाएगी, उधर एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट उधर निकलेगी, है ना, और इधर क्लॉकवाइज है तो इधर से इंटर करेगी, है ना, समझ में आ रही बात। तो क्लॉकवाइज से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटर करती है और एंटी क्लॉकवाइज की तरफ निकलेगी, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो यही आपका राइट हैंड रूल है। करंट की डायरेक्शन अगर हम ऐसे बदल दिए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर चली गई, नीचे चली गई वर्टिकली। बात समझ में आया? तो सीधी सी बात है, और स्टेट ने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले हम बार मैग्नेट समझते हैं कि बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, इसका ये पोल आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये पोल आपका साउथ पोल हो गया, है ना। इस बार मैग्नेट का एक एंड ए है और एक एंड बी है, तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, है ना। जो पोल होती है ना मैग्नेट की, वो थोड़ी अंदर होती है, थोड़ी सी अंदर होगी, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, थोड़ा सा अंदर। तो NS जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। तो ऑब्वियसली AB इज ग्रेटर देन NS, AB जो है NS से बड़ा होगा। तो कितना बड़ा होगा? तो ये देखा गया है कि AB इज 10/9 ऑफ NS, है ना, इतनी बड़ी है। या आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक लेंथ जो है वो 9/10 होगा ज्योमेट्रिक लेंथ का, ठीक है, इस प्रोपोर्शन में रहता है। अब मैग्नेट में हमेशा दो पोल रहेगा, कभी एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मैग्नेट हमेशा पेयर में आता है। तो अब मैग्नेट को कितना भी छोटा छोटा कर दो, जैसे इस मैग्नेट को मैं बहुत सारे पीसेस कर दूँ, इतना छोटा पीस कर दूँ, तो इसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, ठीक है। तो मैग्नेट है, इसका मतलब उसमें दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चाहे आप उसको कितना भी छोटा कर दीजिए, है ना, कितने भी पीसेस में बना दो, वो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें हमेशा दो पोल होंगे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड तो एक तो आप बार मैग्नेट से सीख रहे हो, और एक इसके पहले मैंने करंट के लिए बताया। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? एक इलेक्ट्रिक करंट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। मतलब वहाँ पे अगर आयरन के छोटे छोटे पीसेस आ गए तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसकी तरफ। समझ में आ रहा? हमारा ह्यूमन भी जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, हमारे ब्लड में आयरन्स वगैरह है वो मूव कर रहे हैं, है ना, तो चार्ज भी मूव कर रहे हैं, हमारे बॉडी में इन सब चार्ज मूव कर रही है। तो हमारा जो ब्रेन है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और आपको पता है मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्थ पोल को लाएंगे तो रिपेल होगा, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को लाएंगे तो अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी वायर जाती है और उसमें हाई वोल्टेज है, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि क्लोज मत जाओ, नहीं तो आप खींचे चले जाओगे, क्योंकि आप भी एक मैग्नेटिक की तरह हो, है ना। तो वहाँ वार्निंग लिखा रहता है कि इससे ऊपर, जैसे बिजली की पेयर होती है ना खेतों में, टावर लगी रहती है जो हाई टेंशन वायर जाती है, तो उसमें लिखा होता है कि इससे ऊपर ना जाएं। इससे ऊपर जाने का मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ जाएंगे, चूँकि ऊपर हाई वोल्टेज करंट जा रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जिससे आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, पढ़ सकते हैं आप यूट्यूब पे। इसी तरह से तो मैग्नेटिक फील्ड की दो डोमेन आपको मैंने बताई, एक था आपका इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और एक आपका ये बार मैग्नेट है, ये भी एक सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इसके हम एक चीज़ तो समझ में आया कि इसमें हमेशा दो पोल होंगे, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट का, वो आप कैसे समझ सकते हैं? इसके आसपास अगर हम कंपास नीडल लाएंगे तो वो नीडल जो है डिफ्लेक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट की गई थी, जैसे मान लो आप एक बोर्ड ले लो, है ना, जैसे या टेबल पे ही आप एक वाइट पेपर बिछा दें, है ना, बिल्कुल वाइट पेपर, और इसमें आयरन फिलिंग्स को बिखरा दें इस तरह से, है ना, आयरन फिलिंग्स को हमने बिछा दिया, फैला दिया मतलब, और फिर यहाँ पर आप एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दो,
तो आप देखोगे कि आयरन फिलिंग्स जो है अपने आप को रीअलाइन कर लेंगी। रीअलाइन करने के बाद वो कुछ कुछ इस तरह से नज़र आते हुए दिखाई देंगी, है ना, ऐसे नज़र आते हुए दिखाई देंगी। तो आप देखेंगे कि बार मैग्नेट मैक्सिमम जो है आपको नॉर्थ पोल के पास दिखती हैं, पोल के पास फैली हुई ज़्यादा दिखाई देंगी। तो जैसे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैक्सिमम में जो है आयरन फिलिंग वो पोल की तरफ आ जाएगी और बहुत कम आपके इसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, तो फिर इस बिहेवियर को हटा कर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट की, वो मैग्नेट के अंदर में, जैसे अगर मैं लिखूं कि ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में कराया जाएगा तो वहाँ आप समझ सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है जिसमें आयरन के छोटे छोटे पीसेस अट्रैक्ट हो जाएंगे, या कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन होगा, या फिर उसमें कोई छोटा मैग्नेट ले आएंगे तो दोनों पोल में के बीच में या तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम कैसे समझेंगे? जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ की जाती है। मैंने ये परमानेंट लाइन बना दिया है, लेकिन एक्चुअली में ये इमेजिनरी लाइन, इसको आप देख नहीं सकते। तो ये आपके साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। मैग्नेट बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड साउथ लाइन, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, इमेजिनरी लाइन है, मतलब वो साउथ में इंटर कर रही है और नॉर्थ से निकल रही है। ठीक है, फिर साउथ से इंटर करेगी और नॉर्थ से बाहर निकलेगी इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, इसको आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है कि अंदर में साउथ से नॉर्थ है और बाहर में साउथ पोल में अंदर आ रही है और नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है, और ये क्लोज लूप बनाती है। फिर मतलब ये जो लाइन है ना, ये ऐसे घूमते हुए पूरा सर्कल बनाएगी आपकी, बहुत बड़ी सर्कल बन सकती है या छोटी सर्कल भी बन सकती है। मतलब ये नॉर्थ पोल से निकल के यूँ साउथ पोल में ऐसे इंटर करेगी। तो जब छोटे सर्कल बना रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जा रही है, बाहर, मैग्नेट के बाहर यूँ। ठीक है, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या है आपका, साउथ से नॉर्थ। तो एक क्लोज लूप बनाता है बिल्कुल ऐसे, बाहर साउथ से नॉर्थ आया, नॉर्थ से साउथ, है ना। तो ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स है। तो जो ये मैंने लाइंस बनाई हैं, यही आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे मैंने बताया था, इसके हर पॉइंट पे, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो उसको देखने के लिए या तो आप यहाँ पे कंपास नीडल लगा दीजिए। कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जिस तरफ जाएगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा और उसके अपोजिट साउथ पोल हो जाएगा। या मैथमेटिकली इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। जो एरो हेड होगा वो नॉर्थ पोल जाएगा और उसके अपोजिट साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या थी आपकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इन केस ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस enter south pole and emit from north pole. Inside it is directed from south pole to north pole, and outside it is directed from north to south. Magnetic field lines are close continuous curves. Tangent drawn on magnetic field lines gives direction of magnetic field. ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ना, ये पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ गई, ये सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट P पे, ये मान लो ये पॉइंट M है, यहाँ पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है।
बट इनफैक्ट यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, वो दिख रहा है आपको लेकिन इंटरसेक्ट नहीं हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल हो। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है आपका? थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कंपास नीडल प्लेस कर दो, तो क्या कंपास नीडल दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा क्या? उसकी नीडल तो जब भी डिफ्लेक्ट होगी तो एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होना है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होना है। तो कंपास नीडल यहाँ पे एक ही टाइम पे दो जगह डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, पहली चीज़ है ना। तो एक पॉइंट पे टू डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, नीडल दो डायरेक्शन में एक साथ एक ही टाइम पे नहीं डिफ्लेक्ट हो सकता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहा है। अगर ऊपर वाले एरो का देखेंगे तो यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा वो यूँ आएगा, है ना। तो इस करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, है ना। लेकिन ये दोनों दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की? अगर मैं ऐसे बना दूं, है ना, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्राउडेड नजर आएगी, जैसे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है ना। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, इंटर कर रही हो निकल रही हो, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए is greater than magnetic field at point B is greater than magnetic field at point C। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो A की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी B से और B की C से स्ट्रांग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सेपरेशन या गैप ज़्यादा होगी, इसका मतलब हाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा वो उतना ही एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होगा, डेंस नज़र आएगा। बार मैग्नेट में भी यही होता है, पोल पे जो या तो मैग्नेटिक फील्ड इंटर करती है या पोल से निकलती है। तो यहाँ पर जहाँ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ होगी और उसके परपेंडिकुलर पोजीशन या लेटरल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल लाइंस बना रही हैं, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट नहीं हो सकता है। अगर लाइंस आपकी पैरेलल नहीं है, यूँ आ गई यूँ आ गई यूँ आ गई, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।